प्रोबेबली दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से अपने विजिटर्स को वेलकम करती है। 30 से 50 हज़ार लोग हर दिन आते हैं पेरिस के लूव्र म्यूजियम में इस ब्यूटीफुल वुमेन के सराउंड मिस्ट्री को विटनेस करने। सिर्फ इसलिए नहीं कि मोनालिसा की आइडेंटिटी अनक्लियर रही बहुत टाइम तक, बट इसलिए भी कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन एम्बिवेलेंट है, स्ट्रेंजली ओपन और सेम टाइम पे क्वाइट रिजर्व्ड। मोनालिसा हल्के से तुम्हारी तरफ टर्न करती है, जैसे कि वो किसी टेरेस पे हो जिसके बैकग्राउंड में एक इमेजिनरी लैंडस्केप है। हल्के से दिखाई देते हुए दो कॉलम्स के फ्रेम के थ्रू मोनालिसा स्माइल और गेज करती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट तुम्हारी आंखों में। क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग, जानेंगे द मामोस्ते के इस एपिसोड में। और आईब्राउज की क्या कहानी है ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। मोनालिसा का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सरप्राइजिंगली उतना बड़ा नहीं है जितना हमें यूजुअली लगता है। 77 बाय 53 सेंटीमीटर की ये पेंटिंग अपने टाइम से बहुत एडवांस्ड थी। ऐसे टाइम पर जब वुमेन को माइथोलॉजिकल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल फिगर्स के तौर पे बनाया जाता था, जो कि एम्बॉडीमेंट होती थी डिजायरेबल फीमेल ट्रेट्स का, जैसे कि ब्यूटी और ग्रेस। और इन आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए फीचर्स को एग्जैजरेट किया जाता था, जैसे कि नाक को इलोंगेटेड बनाना, नेक को लंबा बनाना, एट्सेट्रा। मोनालिसा ना तो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि रोमन गॉडेस है ब्यूटी, लव और फर्टिलिटी की, और ना ही मैडोना को। सोसाइटी में दोनों पॉपुलर और आइडियलाइज्ड रोल थे वुमेन के लिए। लियोनार्डो मोनालिसा के पोर्ट्रेट के थ्रू ट्रेडिशन से ब्रेक अवे करता है। परफेक्टली बैलेंस्ड फीचर्स, बिना किसी मेटाफोरिकल ब्यूटिफिकेशन या डेकोरेटिव ज्वेलरी कॉस्ट्यूम्स के। लाइट और शेडो जिस तरीके से ब्लेंड हो रहे हैं कि कोई भी विजिबल बॉर्डर दिखाई नहीं देता है इस पेंटिंग में। इतना स्मूथ है, इसे स्फ्यूमेटो कहते हैं, और लियोनार्डो इसे परफेक्शन तक लेके गया। ऐसा लगता है कि मोनालिसा को स्कल्प्ट किया गया है। लियोनार्डो का ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज रिमार्केबल है, खास करके फ्लैश के अंडर स्कल और लाइट के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये नॉलेज फिनोमिनल है। मोनालिसा के स्किन की सॉफ्टनेस, हेयर का शाइन, आईज का ग्लिंट, सब कुछ परफेक्शन के साथ बनाया गया है। मोनालिसा के बैकग्राउंड में इमेजिनरी लैंडस्केप है, जिसके बारे में ही अगर डिटेल में बात की जाए तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि इतना कुछ लिखा गया है इसके ऊपर। बट फिलहाल के लिए ये समझो कि ये हेजी बैकग्राउंड रिजल्ट है ग्लेजिंग का, जिसमें ट्रांसपेरेंट थिन ऑयल पेंट के लेयर्स एक के ऊपर एक यूज किए जाते हैं। हर लेयर के ड्राई होने के बाद ही नया लेयर यूज किया जाता है। ब्लू एम्फेसाइज करता है लैंडस्केप के ड्रीम लाइक इफेक्ट को, और ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि बैकग्राउंड दूर जा रहा है और इवेंचुअली गायब हो रहा है। ये ब्लरी सा बैकग्राउंड एक डेप्थ ऑफ फील्ड का एहसास कराता है। रिलैक्स और प्लेनली ड्रेस्ड मोनालिसा अपने स्माइल के लिए जानी जाती है, लेकिन स्माइल के अराउंड ये मिस्ट्री 19th सेंचुरी के बाद ही, मतलब रोमांटिक एरा के बाद से देखने को मिलता है, जो कि आज हमें एनिग्मेटिक लगती है। लियोनार्डो ने मोनालिसा का पोर्ट्रेट बनाया था 1503 से 1506 के बीच। परहैप्स 1516 तक भी वो उसी पे काम कर रहा था, जब फ्रांस के किंग फ्रांसिस I ने क्लोलूसे शतो d'Amboise में इनवाइट किया, तो लगभग 500 साल पहले। लेकिन मोनालिसा असल में है कौन ये पता ही नहीं लग पाया 2005 तक। पेंटिंग का मोनालिसा टाइटल सबसे पहले पता लगता है रेनेसांस आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी के थ्रू। लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में वसारी लिखता है कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ के पोर्ट्रेट मोनालिसा का कमीशन लिया है। ऑल्दो ज़्यादातर आर्ट हिस्टोरियंस इस पे अग्री करते हैं कि पेंटिंग की सब्जेक्ट लीजा गेरार्डिनी है, जो कि फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ है। लेकिन फ्रांसिस्को के पास ऐसे कोई रिकॉर्ड्स कभी मिले नहीं, तो पेंटिंग में सब्जेक्ट को कभी कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। अब रोमांटिक एरा में लोगों के तो मजे हो गए ऐसे सब्जेक्ट से जो कि एम्बिगुअस है। लोग कुछ भी मीनिंग एट्रीब्यूट करने के लिए फ्री हैं, क्योंकि इस एरा का मेन फीचर ही यही था कि लोग अपने इमेजिनेशंस और इमोशंस के थ्रू कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी मिस्टीरियस सेडक्ट्रेस, कभी वैम्पायर, कभी लिप्स की तारीफ, कभी आईज की तारीफ, कभी स्माइल का अप्रिसिएशन। यही एम्बिग्विटी या मिस्ट्री कह लो सराउंड करके रखती है मोनालिसा को 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक।
लेकिन लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट किया था, ये बात कंफर्म होती है 2005 में, जब हाइडलबर्ग के एक स्कॉलर को एंशिएंट रोमन फिलोसोफर सिज़ेरो के एक वॉल्यूम के 1477 प्रिंटिंग में एक ओरिजिनल नोट मिलता है। अक्टूबर 1503 में डेटेड ये नोट लियोनार्डो के कंटेम्प्रेरी ऑगस्टिनो वेस्पुची ने लिखा था। अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि 1503 में लियोनार्डो लीसा डेल जियोकोंडो के कमीशन पे काम कर रहा था, पर जो लूव्र म्यूजियम में पेंटिंग है, क्या वो पेंटिंग और जिसकी बात यहाँ पे हो रही है वो सेम है? विंसेंट डे ल्यूवन, जो कि एक फ्रेंच ऑथर, आर्ट हिस्टोरियन और लियोनार्डो डा विंची स्पेशलिस्ट है और जो कि 2006 से लूव्र म्यूजियम में हेरिटेज क्यूरेटर है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं दिया जा सकता। क्या ये एक लौती पेंटिंग है जिसमें ऐसे यूनिक एडवांस टेक्निकल एस्पेक्ट्स यूज हुए हैं? प्रोबेबली नहीं। तो मोनालिसा ही इतनी फेमस क्यों है? बहुत हद तक इसका रीज़न है लियोनार्डो डा विंची का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉपुलैरिटी, ना सिर्फ पेंटर के तौर पे बट इंजीनियर, साइंटिस्ट, थियोरिस्ट, स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट, जिसे 19th सेंचुरी तक जीनियस माना जाने लगा था, जब रेनेसांस पीरियड में फिर से लोग इंटरेस्ट लेने लगे। लियोनार्डो के डिज़ाइंस इंस्पिरेशन थे कंटेम्प्रेरी इन्वेंशंस के लिए, जिसकी वजह से लियोनार्डो अ जीनियस का लेजेंड कंटिन्यू हो रहा है इवन आज तक भी। आज मोनालिसा पेरिस के लूव्र में है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है, और ये सिर्फ बाय चांस है जो कि पेंटिंग के स्ट्रक्चर को और एलिवेट करता है। मोनालिसा की पेंटिंग वैसे तो अलग अलग जगहों पे रही अलग अलग टाइम पे। शुरुआत होती है फ्रांस के किंग फ्रांसिस I से, जिसके यहाँ पे लियोनार्डो ने लाइफ के फाइनल ईयर्स स्पेंड करे। फ्रांस आते हुए वो मोनालिसा को भी अपने साथ ले आया, तो ऐसे ये पेंटिंग रॉयल कलेक्शन का पार्ट बनी और काफ़ी टाइम तक मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के पैलेसेस में रही जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ और सारी रॉयल प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर दिया गया। बाद में ये पार्ट बनी नेपोलियन के बेडरूम का। 19th सेंचुरी में जाके ये लूव्र म्यूजियम का पार्ट बनी। जैसे जैसे लूव्र का पैट्रोनेज ग्रो हुआ वैसे वैसे मोनालिसा का रिकॉग्निशन। मोनालिसा को असली पब्लिसिटी मिली 1911 में, जब लोग लूव्र आते हैं सिर्फ उस खाली जगह को देखने जहां मोनालिसा को टांगा हुआ था। मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो चुकी थी। मीडिया की वजह से इस न्यूज़ को इमीडिएट सेंसेशन और वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला। इनफैक्ट पिकासो तक को अरेस्ट किया गया सस्पेक्ट के तौर पे। विंसेंजो पेरूजिया एक इटालियन इमिग्रेंट था जो कि लूव्र में ही काम करता था। उसका काम था पेंटिंग्स पे ग्लास फिट करना, इंक्लूडिंग मोनालिसा की पेंटिंग। तो एक दिन मौका देख के पेरूजिया ने 2 और लोगों के साथ मिलके पेंटिंग चुरा लिया। अब मोनालिसा पेंटिंग साइज में उतनी बड़ी है नहीं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो उतनी ज्यादा परेशानी हुई नहीं चुराने में। पेरूजिया एक पैट्रियट इंसान था, उसके हिसाब से मोनालिसा इटली की प्रॉपर्टी है और उसे वहीं होना चाहिए। अब एक पेंटिंग जो कि ऑलरेडी फेमस है और चोरी होने के बाद और फेमस हो गई है, उसको कोई कैसे ही बेचेगा, इनफैक्ट पब्लिकली भी कैसे शो करेगा? तो पेरूजिया ने तो उसे एक सूटकेस के फॉल्स बॉटम में छुपा के रखा 2 साल तक। लेकिन 2 साल बाद एक आर्ट डीलर लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है कि किसी आदमी ने उसे मोनालिसा को बेचने के लिए कांटेक्ट किया है। तो ऐसे पेरूजिया पकड़ा जाता है और फिर इटली का टूर करने के बाद मोनालिसा वापस आ जाती है फ्रांस, जहां उसे नेशनल ट्रेजर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो खो चुकी थी और अब वापस मिल गई है। अब किसी चीज़ के इतने पॉपुलर होने के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम पे मोनालिसा को वैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। कभी कोई आदमी क्लेम करता है कि वो उस पेंटिंग से प्यार करता है और उसे ब्लेड से काट के ले जाने की कोशिश करता है, तो ग्लास के केस में रखना पड़ जाता है मोनालिसा को। दिसंबर 30, 1956 में एक बोलिवियन बंदे ने पत्थर मार के कांच तोड़ दिया पेंटिंग का। इससे पहले भी ऐसे छोटे मोटे अटैक्स होते रहे हैं मोनालिसा पे। उसी के बाद से फिर बुलेट प्रूफ कांच लगा दिया गया ऐसे और अटैक्स से बचाने के लिए। मोनालिसा पेंटिंग अपने आप में एक सेलिब्रिटी का स्टेटस एंजॉय करती है। 1963 का यूएसए और 1974 के जापान के टूर हिस्टोरिकल थे मोनालिसा के स्टेटस के लिए। मोनालिसा को यूएसए ओशन लाइनर के फर्स्ट क्लास कैबिन में ले जाया गया, जहां 6 वीक के स्टे में रोज लगभग 40,000 लोग देखने आ रहे थे। लगभग सेम हाल जापान में भी था 1974 में। अब जैसे जैसे ट्रैवलिंग और अफोर्डेबल होता जा रहा है लोगों के लिए, मोनालिसा को विजिट करने वालों की काउंटिंग भी इंक्रीज हो रही है।
मोनालिसा सबसे फेमस पेंटिंग होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा रेप्लिकेटेड और रीइंटरप्रेटेड वर्क ऑफ आर्ट भी है। लियोनार्डो के लाइफ टाइम में ही मोनालिसा के रेप्लिका बनाए गए उसके स्टूडेंट्स और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स के थ्रू, जिनमें से कुछ तो लियोनार्डो के ही वर्क्स माने जाते हैं। ऑल्दो ये क्लेम डिस्प्यूटेड है स्कॉलर्स कम्युनिटी में। 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट जैसे कि मार्शल डुशैम और सैल्वाडोर डाली ने भी मोनालिसा के इमेज को यूज़ करके आर्ट प्रोड्यूस किया है। मोनालिसा आज एक कल्चरल सिंबल है और एक लीडिंग रेनेसांस आइकन। मोनालिसा को डिस्क्राइब किया जाता है एज द बेस्ट नोन, द मोस्ट विजिटेड, द मोस्ट रिटन अबाउट, द मोस्ट संग अबाउट एंड द मोस्ट पैरोडियड आर्ट वर्क इन द वर्ल्ड। मोनालिसा ने ना जाने कितने ही मैगजीन्स या डेली ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टी शर्ट, कप्स या सुवेनियर्स को स्टाइलाइज किया है कि कभी ना कभी हमारे मन में सवाल आया होगा कि इसके आईब्राउज कहाँ गए। तो ऐसा है कि लियोनार्डो ने बनाए तो थे आईब्राउज, लेकिन ब्रश स्ट्रोक्स इतने ज़्यादा फाइन थे कि टाइम के साथ वो फेड हो गए और हमारे सामने बच गई है फिर ये पेंटिंग जिसका नाम है मोनालिसा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को। कमेंट करके बताओ और किस आर्ट वर्क पे वीडियो देखना चाहते हो। एक छोटा सा काम और कर दो, बेल आइकन को दबा दो जिससे तुम कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस।